और बड़ी खबर इस बीच आ रही, यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन में रूस के कमजोर पड़ने के दावों को पुतिन ने खारिज कर दिया। इससे पहले यूक्रेन का दावा था कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। यूक्रेन के मुताबिक यही कारण है कि रूसी सेना कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है। तो पुतिन ने सेना में नई जान फूंक दी है और जो रूसी सेना के कमजोर पड़ने के यूक्रेन के दावे थे उसको फिलहाल रूस ने खारिज कर दिया है और यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पुतिन ने फिर ठोकी तार, अभी और भड़केगी जंग। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तो यही दावा है। पुतिन अब इस युद्ध को नाक का सवाल बना चुके हैं। रूस के विदिवास्तोक शहर में कार्यक्रम के दौरान दिए भाषण में उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी यूक्रेन पर बोले हमले को जंग का नाम नहीं दिया, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन ही करार दिया। रूस के व्लादिवास्तोक शहर में कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल ऑपरेशन में रूसी सेना बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी है। पुतिन ने सेना में फूकी नई जान, कमजोर पड़ने का दावा नकारा। यही नहीं, पुतिन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस स्पेशल ऑपरेशन में रूस ने कुछ नहीं खोया है और इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा। पुतिन ने फिर दोहराया कि उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन में रूस के समर्थन वाले अलगाववादी इलाकों की रक्षा के लिए भेजी थी ताकि वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रहने वाले लोगों की मदद कर सके। पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने किसी सैन्य अभियान की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे 2014 की क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करार दिया। साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी कि जो भी उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसे वो बख्शेंगे नहीं। रूस पर प्रतिबंधों का असर नहीं, चुनौतियों से उबरने का दिया भरोसा। इस दौरान पुतिन ने रूस पर लगाए गए अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात को माना कि रूस को इन प्रतिबंधों की वजह से कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि रूस इन सभी चुनौतियों से उबर जाएगा। चिप की कमी से रूस परेशान, रूसी सेना के पास हथियारों की कमी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। यूक्रेन के मुताबिक यही वजह है कि रूसी सेना कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है और पुतिन के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत से ही रूस आधुनिक और घातक हथियारों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि शुरू में तो उसने जैसे तैसे जंग को आगे बढ़ाया, लेकिन दिन बीतने के साथ ही उसकी हालत खराब होती चली गई। यूक्रेन के मुताबिक मौजूदा वक्त में चिप के बिना रूस की ज्यादातर गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट, रेडार सिस्टम और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जंग में किसी काम नहीं आ रही हैं। पुराने हथियारों के सहारे रूसी सेना, पुतिन के सैनिकों का टूटा हौसला। यूक्रेन का तो यहां तक कहना है कि इन हालात में रूसी सेना अब सोवियत संघ के दौर वाले हथियारों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गई, लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हाईटेक मिसाइलों और रॉकेट के सामने रूस के पुराने हथियार बेदम साबित हो रहे हैं और इसी वजह से पुतिन की सेना के हाथों से कई इलाके फिसलते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब लगता है कि दोनों पक्ष इस युद्ध से थकने लगे। यूक्रेन ने देश के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में नई सफलता का दावा किया है। इस बीच खरसोन में यूक्रेन की सेना पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। तो यूक्रेन रूस युद्ध पर यह बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने हथियारों की नई खेप भेज दी है और यही वजह है कि रूस ये दावा कर रहा है कि हम खरसोन पर बड़े हमले की तैयारी है।
खेरसान की हार से भड़के पुतिन। यूक्रेन से बदले को तैयार पुतिन। खेरसान के लिए पुतिन ने भेजे हथियार। रूस की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉवित्जर भी नजर आए, जिन्हें देखकर ये साफ हो गया कि खेरसान में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है। वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खेरसान से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खेरसान के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई और दावा किया गया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खेरसान की तरफ रवाना कर दी गई है और उनके जो सैनिक खेरसान में भी बच गए हैं, उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया है। क्योंकि जेलेंस्की की सेना को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर खेरसान को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, खेरसान के कई हिस्सों को आजाद कराया। यूक्रेन की सेना ने ऐसा किया भी। यूक्रेन की सेना ने खेरसान में बचे खुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खेरसान में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमले में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खेरसान के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया। यूक्रेन ने तस्वीर जारी कर किया दावा, रूस की सेना को भगाने का दावा। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये तस्वीर खेरसान के गांव की है, जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। खेरसान की हार से भड़के पुतिन। पुतिन की खेरसान जीतने की जिद। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इसी दावे ने पुतिन को भड़का दिया और पुतिन के लिए खेरसान की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन गई है। पुतिन इसे हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खेरसान में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जूझ रही अपनी सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी है। माना जा रहा है कि इस हथियारों के खेरसान पहुंचने के बाद वहां जंग और भीषण भी हो सकती है। और बड़ी खबर यह है कि चीन और रूस एक साथ युद्ध के मैदान में कूदेंगे। इसके लिए बाकायदा दोनों देश सेना युद्धाभ्यास कर रही है। जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। दावा किया जा रहा है कि दोनों देश मिलकर जापान को टारगेट कर सकते हैं। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि रूस और चीन क्या साथ साथ आ जाएंगे और दोनों जापान को टारगेट करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। उज्बेकिस्तान में यह मुलाकात हो सकती है। महायुद्ध का पहला मोर्चा यूक्रेन।
दूसरा मोर्चा बनने को तैयार, ताइवान। महायुद्ध का तीसरा मोर्चा कौन बनेगा? जवाब है एक ऐसा देश जिस पर डबल अटैक होने की आशंका है। युद्ध का प्लान तैयार है, हथियार भी चुन लिए गए हैं, युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, बस हमले का वक्त तय होना बाकी है। ये ऐसा युद्ध होगा जो मिनी वर्ल्ड वॉर जैसा होगा, क्योंकि इस महायुद्ध में हमला तो सिर्फ एक देश पर होगा, लेकिन हमलावर दो देश हो सकते हैं। ये ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो यूक्रेन से 8,100 किलोमीटर दूर और ताइवान से 2,200 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध कब और कहां होने वाला है, इसकी जानकारी दो ताकतवर लोगों को है। पहले शख्स हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे शख्स हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं, शी ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। ताइवान पर प्रहार के लिए चीन रोज नए नए हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन ने स्विचेबल सुसाइड ड्रोन का एक्शन रिलीज किया है। इस वीडियो को चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। इस वीडियो में स्विचेबल सुसाइड ड्रोन एक टैंक को निशाना लगाते दिख रहे हैं। स्विचेबल सुसाइड ड्रोन यूक्रेन जंग में भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है, लेकिन अब आशंका इस ड्रोन का किसी तीसरे देश के खिलाफ युद्ध में होने की है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन अब एक साथ मिलकर किसी तीसरे देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए रूस और चीन की सेना साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास भी कर चुकी है। तो बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की बैठक होने वाली है, जहां शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी। इसके इतर एक और बैठक होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही दोनों होंगे और आगे की रणनीति तय होगी। बहाना बना वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास, एक ऐसा युद्धाभ्यास जहां रूस की सेना चीन की सेना को साथ लेकर जंग की बड़ी तैयारी की है। इस युद्धाभ्यास के बाद अब दुनिया की नजर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की अगली मुलाकात पर टिक गई है। पुतिन और शी एक बार फिर मिलने वाले हैं, एक बार फिर दोनों आमने सामने बैठकर मीटिंग करने वाले हैं, बंद कमरे में बहुत बड़ी रणनीति पर फाइनल मुहर लगाने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन में टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, ताइवान पर टिकी है जहां युद्ध का खतरा बना हुआ है, लेकिन ताइवान से 5500 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान में असली खेल खेला जाने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में मिलने वाले हैं। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसो ने पत्रकारों को बताया है कि दोनों नेता 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मिलेंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन उज्बेकिस्तान में शी और पुतिन की एक और मीटिंग होने वाली है, जहां सिर्फ वही दोनों होंगे, क्योंकि यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर होगी। मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध पर बात होगी, ताइवान पर भी बात होगी, लेकिन आशंका है कि ये दोनों नेता जापान को लेकर भी बात करने वाले हैं। जापान एक ऐसा देश है जिससे रूस भी रूठा है और चीन भी छिड़ा हुआ है। जापान के काफी करीब दोनों देश युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और अब वोस्तोक 2022 के बाद चीन और रूस की नौसेना एक और संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाली है। इसकी जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है। ये दूसरा युद्धाभ्यास भी जापान के पास होने वाला है। तो क्या जापान रूस और चीन का साझा शिकार बनने वाला है, जिसका दोनों देशों से तनाव है? इससे पहले पुतिन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात फरवरी में बीजिंग में हुई थी।
पहले भी चीन और रूस जापान के करीब आइलैंड पर युद्धाभ्यास कर चुके हैं, जिसका विरोध जापान ने किया था। वहीं हालात को देखते हुए जापान ने भी अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही जापान ने डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मारक मिसाइल बनाने का भी ऐलान किया है। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, यह सब कुछ चीन को पता था। लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध टालने के लिए मदद मांग रहा था। अमेरिका की सीक्रेट दस्तावेजों से इसका खुलासा हो चुका है। वहीं ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है, लेकिन अब इस जोड़ी का फियर फैक्टर जापान में भी दिखने लगा है। जापान की टेंशन की सबसे बड़ी वजह चीन और रूस की नौसेना का अगला युद्धाभ्यास है, क्योंकि इससे पहले रूस वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास को जापान के करीब के आइलैंड इटुरो, कोनाशी, शिकोटन और हवोमाई पर भी कर चुका है, जिसे लेकर जापान मॉस्को के नाम विरोध का नोट भेज कड़ी आपत्ति भी जता चुका है। क्योंकि इन इलाकों को जापान पहला हिस्सा मानता है। इन टापुओं को लेकर रूस और जापान में सीमा विवाद बरसों पुराना है और अब रूस के साथ चीन की जुगलबंदी जापान के सामने नई चुनौती बनकर सामने आई है। दरअसल चीन अरसे से जापान को डराने में लगा है, लेकिन जापान ने भी अब कमर कस ली है। ताइवान के मुद्दे पर लगातार धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए जापान 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन मिसाइलों को जापान नैन्सेई और क्यूशु द्वीप पर तैनात कर सकता है। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों के जरिए जापान चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देने के फुल मूड में है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में तेजी से जुट गया है। चीन के मुताबिक जापान हथियारों के मामले में उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और वो चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 5500 किलोमीटर तक की जा सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, लेकिन दुनिया भर के देशों से अलग जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब वो डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मारक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान चीन के इस बढ़त को पाटने की कोशिश में लगा है। वो इतनी मिसाइलें जमा कर रहा है कि चीन की बराबरी कर सके, ताकि युद्ध के दौरान वो चीन को मिसाइलों से भी मुकाबला कर सके। इसलिए वो अपनी पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड तो कर ही रहा है, नई मिसाइलों के साथ भी अपने जखीरे को भरने में लगा है। दावा तो यहां तक किया गया कि जापान सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने तक ही नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाएगा, ताकि चीन को युद्ध के मैदान में मात दे सके, साथ ही साथ अपने खिलाफ रूस और चीन की जुगलबंदी को बेअसर कर सके। एक तरफ रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन विश्व के मानचित्र में तीसरे मोर्चे पर युद्ध की तैयारी हो रही है। दो ताकतवर देश एक तीसरे ताकतवर देश के खिलाफ हो सकते हैं, जो नए युद्ध को जन्म दे सकता है। लेकिन यह युद्ध हुआ तो दुनिया बड़ी तबाही से हिल जाएगी। युद्ध का तीसरा मोर्चा। दुनिया में आने वाली है बड़ी तबाही। क्या तीसरे विश्व युद्ध को टालना संभव नहीं? हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं।
इधर चीन ताइवान पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है, मतलब युद्ध की आशंका बनी हुई है। उधर रूस से 3,268 किलोमीटर और चीन से 3,736 किलोमीटर दूर कुरिल द्वीप पर तीसरे युद्ध की तैयारी दिख रही है। कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान में भयंकर टकराव है। दो देश इस द्वीप पर अपना हक जताते हैं। अब खबर है कि अपने अपने हक को लेकर रूस और जापान आपस में भिड़ सकते हैं। तो आखिर किसका होगा कुरिल द्वीप? क्या कुरिल द्वीप बनेगा युद्ध का अखाड़ा? कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान का विवाद दशकों से चला आ रहा है। 1940 के दशक से दो देश के बीच इस द्वीप को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये द्वीप रूस के कब्जे में है, लेकिन जापान का दावा है कि कुरिल द्वीप उसका है, जिस पर रूस ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुरिल द्वीपों को लेकर जापान और रूस में टकराव बढ़ गया है। वजह यह है कि इस द्वीप पर रूस ने नई विकास योजनाओं को लागू किया, जिस पर जापान ने रूस को चेतावनी दी। जापान ने कहा, रूस के कदम से दो देशों के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। जिसके बाद खबर सामने आई कि कुरिल द्वीप को लेकर रूस और चीन ने प्लान तैयार किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया कि जापान और दक्षिण कोरिया में दुश्मनी है। ये दोनों देश कुरिल द्वीप में रूस की विकास योजनाओं में मदद नहीं करेंगे। ऐसे में रूस के सामने चीन से मदद लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मतलब युद्ध के इस तीसरे मोर्चे में भी चालबाज चीन खड़ा है। चीन जानता है कि अगर ताइवान से तनाव के बीच युद्ध के मोर्चे पर उसे बढ़त लेनी है तो उसे रूस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके और ताइवान के रास्ते में अमेरिका खड़ा है। यही वजह है कि चीन ने कुरिल द्वीप को लेकर रूस की मदद की चाल चली है। यानी कुरिल द्वीप पर युद्ध की बड़ी आहट सुनाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस द्वीप पर गैस और तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिसे रूस किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता, जिसे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से भी समझा जा सकता है। और रूस यूक्रेन के जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्वे सरकार ने यूक्रेन को खतरनाक 160 हेलफायर मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन आर्मी पर भारी पड़ सकती है। ये हेलफायर मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर मारने में सक्षम बताए जाते हैं। हेलफायर मिसाइल ज़ेलेंस्की के हथियारों के जखीरे में अब हेलफायर मिसाइल भी शामिल होने जा रही है। ये वो मिसाइल है जिससे अल कायदा के सरगना आयमान अल जवाहिरी का खात्मा किया गया। ये वो खतरनाक हथियार है जिससे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का काम तमाम हुआ। ये अमेरिका की सबसे फेवरेट मिसाइल है, जो टारगेट कभी नहीं चूकती। लेकिन ज़ेलेंस्की को हेलफायर मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन मिलने जा रहा है। लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल, यानी इस हेलफायर मिसाइल को टारगेट को हिट करने तक लेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। एन वक्त पर इस मिसाइल का रास्ता बदला जा सकेगा। यह हेलफायर मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर मारने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि जहां यूक्रेन की जंग में रूस के यूरेगन जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहर ढा रहे हैं,
जहां अमेरिका के हाइमर्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं। वहां आखिर एक ऐसी हेलफायर मिसाइल की सप्लाई अब ज़ेलेंस्की को क्यों की जा रही है जो बम बारूद बनकर फटती नहीं, बल्कि दुश्मन को काट कर टुकड़ों में बांट देती है, यानी दर्दनाक मौत देती है। आखिर अमेरिका का पुतिन के खिलाफ ये नया हेलफायर सीक्रेट क्या है? ज़ेलेंस्की इस हेलफायर मिसाइल का उपयोग यूक्रेन की जंग में कैसे करने वाले हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर हेलफायर मिसाइल कैसे काम करती है। चौंकाने वाली ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं जो होश उड़ा दें। देखिए हेलफायर मिसाइल कैसे अपने टारगेट का पता लगाती है। ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती हुई हेलफायर मिसाइल। ये मिसाइल किसी कार के भी परखच्चे उड़ा सकती है, हेलफायर टैंक को भी बेकार कर सकती है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो कभी धमाका नहीं करती है, लेकिन ये टारगेट पर इसका हमला इतना तेज होता है कि टैंक या कार में मौजूद ईंधन के संपर्क में आने पर टारगेट खुद ही विस्फोट से फट जाता है। हेलफायर मिसाइल में बारूद नहीं बल्कि ब्लेड्स होते हैं। इसके ब्लेड्स बहुत तेज गति से घूमते हैं और टारगेट को काट कर रख देते हैं। जैसे ये देखिए, हेलफायर मिसाइल से ही अमेरिका ने सीरिया के इदलिब में तुर्की के एक जिहादी कमांडर को मार गिराया था। देखिए ये ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी पर हमले का वीडियो है। कासिम को भी हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया था, लेकिन इस हेलफायर मिसाइल में धमाका भी नहीं होता। यही वजह है कि अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर आई जब हेलफायर मिसाइल आतंकियों के पास गिरी जरूर, लेकिन धमाका ना होने की वजह से दोनों आतंकियों की जान बच गई। लेकिन हेलफायर की ताकत की वजह से आसपास मौजूद धूल बारूद की तरह उड़ने लगी। ये एक और तस्वीर देखिए, सीरिया के इदलिब में अल-कायदा के नेता अबू कासम को अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से मारा था। आप देख सकते हैं कैसे मिसाइल ने कार के ऊपरी हिस्से को फाड़ दिया और अंदर घुसकर टारगेट का सफाया कर दिया। नोट करने वाली बात यह है कि कार धमाके से नहीं उड़ी, लेकिन वो कट गई। यह अफगानिस्तान की एक तस्वीर है जहां कार को हेलफायर मिसाइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स भी हेलफायर का इस्तेमाल युद्धाभ्यास में कर चुकी है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में शिक्षकों को पक्का करने की पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उन राज्यों में शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों से देश भर की अपील करता हूं कि जैसे दिल्ली के पंजाब सरकार ने किया, अन्य सरकारें भी अपने अपने यहां कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करें। केंद्र सरकार भी जितने कच्चे एम्प्लॉयज हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में सबको पक्का करे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देश में जहां भी हमारी सरकार बनेगी हम हर जगह कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करने के हक में हैं और उनको पक्का करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर जोधपुर में हैं और अमित शाह जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो अमित शाह इस वक्त दौरे पर हैं और शाह का राजस्थान दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम में अमित शाह हिस्सा लेंगे और ओबीसी मोर्चा को संबोधित करेंगे। ओबीसी को राजस्थान में एकजुट करना मकसद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में ओबीसी सीटों पर बीजेपी का फोकस है। आने वाले वक्त में इलेक्शन भी है, लिहाजा कैसे जीत का मंत्र दिया जाए कार्यकर्ताओं को, इस पर काम अमित शाह करने वाले हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% मार्केट शेयर के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर के भी न्यूज 18 इंडिया से
बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। झारखंड के गढ़वा में लड़के को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में आरोपी कसमुद्दीन गिरफ्तार। झगड़े का बीच बचाव करने पर लगाई थी आग। घटना के बाद बीजेपी का झारखंड सरकार पर हमला, अपराधियों को बचाने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था की देह में हर रोज आग लगाने का काम हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही, दर्जनों मकान टूटे तो कई गाड़ियां मलबे में दबी। राहत और बचाव का काम जारी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो $10,000 करोड़ मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने वाला है, जिसकी पहली खेप 2026 में बर्लिन पहुंच जाएगी। यही नहीं, पता चला है कि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में उसने पोलैंड और बाल्टिक देशों समेत यूरोप के कई देशों से बात कर ली है और वो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर देना चाहता है, जिसकी बड़ी वजह है लिथुआनिया के पास बसे रूस के शहर कलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। यानी अगर पुतिन का मूड खराब हुआ तो वो कभी भी मिसाइलों का मुंह जर्मनी की ओर कर देंगे, जिसे रोकने के लिए जर्मनी को एक ताकतवर कवच चाहिए, जिसे बनाने के लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया। और इस दौरान किम जोंग उन भी खुद संसद में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को निशाने पर लिया और यह ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इस ऐलान के साथ ही किम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नया कानून भी बना दिया, जिसके तहत उत्तर कोरिया की सेना अपने शासक या खुद पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए उसे किसी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। जबकि इससे पहले 2013 में उत्तर कोरिया ने जो कानून बनाया था, उसमें न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। मतलब ये कि नया कानून बनाकर किम ने अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह संदेश दे दिया कि वो चाहे कितना दबाव बना लें, वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अचानक किम जोंग उन ने अपने देश को परमाणु हथियार से लैस घोषित कर दिया। और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच खैरसोन में यूक्रेन की सेना के पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खैरसोन की तरफ रवाना कर दी गई। रूस ने जो वीडियो जारी किया, उसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉवित्जर भी नजर आई, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि खैरसोन में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है। वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खैरसोन से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खैरसोन के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई और उनके जो सैनिक खैरसोन में बच भी गए, उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया, क्योंकि जेलेंस्की की सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर खैरसोन को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी।
यूक्रेन की सेना ने खैरसॉन में बचे कुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खैरसॉन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खैरसॉन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह तस्वीर खैरसॉन के एक गांव की है जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इसी दावे ने पुतिन को भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने खैरसॉन में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जूझ रही अपनी सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी। माना जा रहा है कि इन हथियारों के खैरसॉन पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने अपने खुफिया ऐप की मदद से रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि 2015 में यूक्रेन के कुछ लोगों ने ही GIS आर्ता नाम के इस ऐप को बनाया था, जिसे यूक्रेन की सेना में शामिल भी कर लिया गया था, जो अब रूस से जारी जंग में यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का GIS आर्ता नाम का यह ऐप पुतिन के सैकड़ों सैनिकों को ढेर करने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मई में जब रूसी सेना ने लुहांस्क में मौजूद सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को पार करने की कोशिश की थी, तब इस ऐप ने यूक्रेन की फौज को अलर्ट कर दिया था और महज 30 सेकंड के अंदर एक ही हमले में पुतिन के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया गया था। और दावा है कि उस दौरान न सिर्फ रूसी फौजियों को खदेड़ा गया था, बल्कि बड़ी संख्या में पुतिन की सेना के हथियारों और दूसरी चीजों को भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद यह पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अपने सीक्रेट ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जो दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करता है कि विरोधी को जवाबी हमले का वक्त भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि इस ऐप को कामयाब बनाने में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भी अपने स्टारलिंक सैटेलाइटों से मदद ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस ऐप को SpaceX के स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जा सके। इसी की मदद से यूक्रेन के फौजियों को रूसी सेना की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पर चंद सेकंड में हमला कर देते हैं। क्योंकि अलग अलग इलाकों में तैनात ड्रोन से यूक्रेन की सेना को यह पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है, जिसके बाद ये जानकारी इस ऐप तक पहुंचती है और फिर ये ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मोर्टर और ड्रोन मौजूद होते हैं, उन्हें अटैक करने की कमांड देते हैं। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की खबर है। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गाड़ियां मलबे में फंस गई हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बादल फटने की वजह से धारचूला के कोठीला गांव में काफी नुकसान हुआ है। लगभग 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और एक महिला की जान चली गई। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये पिथौरागढ़ की है। यहाँ पर भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद से एक महिला की जान चली गई, संपर्क टूट गया है और ये देखिए घर कैसे पानी में समा गए। इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। की जंग छिड़ी तो पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 660 जहाज ब्लू बैटलफील्ड में उतारे हैं और उन्हें रोकने के लिए या फिर कम से कम जंग में बने रहने के लिए ताइवान को 2000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी ताइवान को चीन के एक जहाज को डुबोने के लिए कई मिसाइलें दागनी होंगी और ये तभी होगा जब ताइवान के पास उतनी मिसाइलें होंगी। ताइवान को उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा। सीरिया के इदलिब में रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इदलिब को सीरिया के विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पूरा साथ दे रहे हैं। यहां तक कि वो सीरिया के विद्रोहियों के खात्मे के लिए यूक्रेन से जंग के बीच भी वहां हमले करने से चूक नहीं रहे और एक बार फिर उनके लड़ाकू विमान सीरिया के इदलिब प्रांत में गरजे। दावा किया गया कि रूस के विमानों ने वहां इतनी जोरदार बमबारी की कि एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे।